हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे भाग 5 की हम बात कर रहे थे। और भाग 5 का हमारा नाम था संघ यानी यूनियन। ठीक, हम भाग 5 की चर्चा कर रहे थे जिसको आर्टिकल 52 से 151 तक रखा गया है, यानी आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक रखा गया है। और इसमें हम बात कर चुके थे आर्टिकल 52 की, 53 की और 54 की। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 52 में था राष्ट्रपति का पद, यानी राष्ट्रपति के पद की चर्चा थी। आर्टिकल 53 में क्या था? आर्टिकल 53 में थी कि कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका के प्रधान की चर्चा थी। ठीक, और आर्टिकल 54 में थी राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा, यही राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है, इसके निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन कौन से सदस्य होते हैं, इन सारी की चर्चा किसमें थी? आर्टिकल 54 में थी। 53 में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ये बात कही गई थी। और आर्टिकल 52 में थी राष्ट्रपति पद की चर्चा। ठीक, तो ये सारी बातें हम अपने लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 55 की, 56 की, और ऐसी प्रकार हम आगे बात करते चलेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने क्या बोल दिया था? आर्टिकल 52 से 101 तक बोल दिया था, वो गलती से लिख गया था और बोल दिया था। लेकिन जो हमारा भाग 5 है वह क्या है? वह आर्टिकल 52 से 151 तक है। यानी आर्टिकल 52 से 151 तक जो भी बातें होंगी वह किसके अंतर्गत होंगी? भाग 5 के अंतर्गत होगी, यानी संघ के अंतर्गत होगी। ठीक, तो हम आर्टिकल 52, 53 और 54 की बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 55 की। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 55 की। तो आर्टिकल 55 में कह रखा है, इसमें है न्यूनतम कोटा की चर्चा। क्या कह रखा है? इसमें है न्यूनतम कोटा। अब समझेंगे हम कि न्यूनतम कोटा क्या होता है। तो आर्टिकल 55 क्या है? न्यूनतम कोटा की चर्चा है। तो न्यूनतम कोटा में बात करी गई है। इसको समझने पहले सबसे पहले हम अपने पिछले वाले लेक्चर में हमने जो बताया था उसको बताते हैं। तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में बात की थी कि राष्ट्रपति की जमानत, मतलब जो है जमानत जब्त ना हो जाए, उसके लिए कम से कम कुल वोट के कम से कम 1/6 भाग हमें वोट लाने पड़ते हैं। यानी कुल वोट के 1/6वां भाग हमें लाना पड़ेगा, नहीं तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो जमानत है वह क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। और जो जमानत थी वह कितनी थी? 15,000 रुपये थी। ठीक, तो ये जमानत क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब वह टोटल वोट का 1/6 में भाग भी ना ला पाए। ठीक, तो ये एक क्राइटेरिया था कि जमानत से बचने का। इसी प्रकार का एक और क्राइटेरिया होता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, न्यूनतम कोटा, जिसका नाम होता है न्यूनतम कोटा। और इसकी बात की गई आर्टिकल 55 में। तो इसी प्रकार का एक और क्या कहें क्राइटेरिया होता है। पहले तो जो उम्मीदवार है उसको ये जो न्यूनतम कोटा जो जमानत वाला है इसको यानी 1/6 में से भाग के ऊपर उसको लाना पड़ेगा। और दूसरा जो क्राइटेरिया वह क्या है? न्यूनतम कोटा का। तो हम चलिए न्यूनतम कोटा की बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या कहता है। तो न्यूनतम कोटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है, न्यूनतम कोटा बराबर होता है कि कुल वोट, मतलब जैसे राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो टोटल वोट तो 11 लाख होते हैं राष्ट्रपति के। लेकिन जब चुनाव होता है तो किसी भी चुनाव में 100% क्या होता है? मतदान नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ मतलब कम ही होता है, मतदान पूरी तरह से नहीं होता है। तो मान लीजिए कुल वोट पड़े, जैसे 11 लाख वोट होते हैं तो उसमें मान लीजिए 10 लाख वोट ही पड़ पाए। तो जो उस समय वोट दिए गए उन वोटों को हम इसमें लेंगे कुल वोट, यानी चुनाव में जो वोट दिए गए उनकी बात कर रही है। तो कुल वोट अपन कुल प्रत्याशी +1 और होल का +1। तो ये होता है हमारा न्यूनतम कोटा का कोर्स। ये जो कुल वोट है वो कौन से वोट है? जो प्रेजेंट में दिए गए हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं किसी भी चुनाव में 100% मतदान नहीं हो पाता है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रह ही जाता है कि वह मतदान नहीं कर पाता है। तो इसी में भी हम उस वोट को गिनेंगे जो मतदान हुए हैं। और कुल प्रत्याशी यानी जो प्रत्याशी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी संख्या है, और +1 और होल का +1।
ठीक, तो ये है न्यूनतम कोटा का सूत्र। अब इसका काम क्या होता है? काम ये होता है कि अब जब तक मतलब अब जो भी उम्मीदवार होंगे इस क्राइटेरिया को पार करेंगे तभी उनकी जो वोटों की गिनती है वह की जाएगी। नहीं तो यदि इस क्राइटेरिया को वह व्यक्ति पार नहीं कर पाया तो उसके वोटों की गिनती नहीं की जाएगी और उसे उस प्रत्याशी के वोट को एकल संक्रमण द्वारा जो जीत जाएगा उसके वोट में जोड़ दिया जाएगा। ये बात हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूनतम कोटा जब तक कोई उम्मीदवार पार नहीं करेगा तब तक उसकी वोटों की गिनती होगी ही नहीं। ठीक, तो ये था न्यूनतम कोटा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 56 की। ठीक, आर्टिकल 56 में बात की गई है न्यूनतम कोटा। इसमें बात की गई है कार्यकाल की चर्चा, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। इसमें क्या क्या बात की गई है? आर्टिकल 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यकाल की चर्चा, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल होता है? 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। यह किस में कह रखा है? आर्टिकल 56 में। अब इसमें एक और बात कह गई है, जैसे कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बन गया है। अब यदि उस राष्ट्रपति बन गया है, मान लीजिए उसने 2 साल अपने कार्यकाल के पूरे कर लिए। अब उनके किसी भी कारण उनकी यदि मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में तो उनका तो कार्यकाल 2 ही साल हुआ है, जबकि पूरा राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 साल होता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो 2 ही साल कार्यकाल पूरे किया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? चुनाव कराया जाएगा। किसका? राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। तो जब जो नया राष्ट्रपति आएगा निर्वाचित होकर, तो उसका जो कार्यकाल होगा वो बचे हुए 3 साल नहीं मिलेंगे उसको, फिर उसको दोबारा से पूरे 5 साल ही दिए जाएंगे। यानी जो बाकी का जो 3 साल बचा उसको हटा ही दिया जाएगा। फिर जो नया व्यक्ति जो आएगा चुनकर 5 साल के लिए, यानी जो नया राष्ट्रपति आएगा वो उसको उसका जो कार्यकाल होगा पूरा 5 साल के लिए होगा। ठीक, तो आर्टिकल 56 में कह रखा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 साल का होगा और यदि किसी राष्ट्रपति अपने अर्धकाल में ही मतलब जो उनका 5 साल पूरा ही नहीं हुआ और उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर यदि नया चुनाव होता है तो नया चुनाव होने के बाद जो निर्वाचित राष्ट्रपति होगा उसको पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ठीक, तो ये बात हो रखी है आर्टिकल 56 में। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 57 की। तो आर्टिकल 57 में है कि दोबारा निर्वाचन की, किसकी? दोबारा निर्वाचन की चर्चा है। अब इसमें क्या कह रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति बन चुका है वह दोबारा राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। जैसे कि हमारे लिए उदाहरण में है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो हमारे देश के संविधान में कोई एक व्यक्ति जो पहली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुका है और वो जीत चुका है, वह दोबारा भी राष्ट्रपति बन चुका है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ये हमारे देश में 2 बार राष्ट्रपति बने थे और इसकी चर्चा किसमें? आर्टिकल 57 में। क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति बन चुका है वह दोबारा भी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। ठीक, तो ये हमने अभी बात की आर्टिकल 55, 56, 57 की। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 58 की। तो आर्टिकल 58 में बात की गई है योग्यता की, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं जो उसकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 58 में। तो सबसे पहले देखते हैं योग्यता। तो योग्यता में पहली बात आती है कि वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि उसकी जो आयु होनी चाहिए वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मतलब राष्ट्रपति की जो आयु, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो आयु होनी चाहिए वो लगभग कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो जाए, इससे कम 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरी जो है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, बनने की योग्यता हो। ठीक, और चौथी है
कि उसके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए, प्रस्तावक, और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब बात करते हैं ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं। प्रस्तावक वो नहीं मतलब 50 प्रस्तावक मतलब 50 सांसद उसके सपोर्ट में होने चाहिए कि संसद में कम से कम 50 सांसद यह कहें, मतलब लिखित रूप से यह कहें कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहिए। और 50 व्यक्ति कम से कम ऐसे हों जो यह मतलब जो मौखिक रूप से उसका सपोर्ट करें, यानी इन लिखित उस व्यक्ति का सपोर्ट करें जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, कि वो कहें कि ये पद के लिए उम्मीदवार होना चाहिए। ठीक, तो कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो ये थी भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 100 सांसद उस व्यक्ति के सपोर्ट में होने चाहिए जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है। ठीक, उम्मीदवार है। ठीक, तो ये है आर्टिकल 58 में योग्यता की बात की गई है। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और कम से कम 50 प्रस्तावक, यानी ऐसे 50 सांसद जो लिखित रूप से कहें कि उस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होना चाहिए। और 50 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो यह कहें कि मतलब मौखिक रूप में कहें कि उस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 59 की। आर्टिकल 59, अब बात करते हैं आर्टिकल 59। इसमें बात की गई है शर्त, यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए क्या होनी चाहिए, शर्तें क्या क्या हैं। शर्तें ये ऐसे हम कहते हैं दशाएं। ठीक है, क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, यहाँ क्या क्या शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है कि पागल ना हो। क्या हो, पागल ना हो। दूसरी शर्त है दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो। तीसरी शर्त है कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो। क्या नहीं हो, लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ के पद पर का मतलब है कि वह किसी भी सरकारी नौकरी में ना हो। सरकारी नौकरी, वो प्राइवेट नौकरी में हो तो चल जाएगा, लेकिन सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। यानी जब वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन पत्र पढ़े तब वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अर्थात सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और यदि वो है तो नामांकन पत्र भरने से पहले उसको सरकारी नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा, तभी वह क्या कर सकता है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकता है, अर्थात नामांकन दर्ज कर सकता है। तो ये हमारी शर्तें और दशाएं थी। क्या है, पहली पागल ना हो, दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात सरकारी नौकरी में ना हो, वह प्राइवेट नौकरी में हो सकता है। लाभ का पद उसे कहते हैं जो सरकारी नौकरी में आते हैं। ठीक, तो ये थी 59 जिसमें शर्तें और दशाएं की बात की गई। अब बात करते हैं आर्टिकल 60 की। आर्टिकल 60 में शपथ की चर्चा है। किसकी, शपथ की चर्चा है। शपथ की चर्चा, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात कही गई है आर्टिकल 60 में। और राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है CJI, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और यदि उस समय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो 32 न्यायाधीश होते हैं उनमें से प्रमुख जो वरिष्ठ न्यायाधीश हो वह राष्ट्रपति को क्या दे, शपथ दिला सकते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 60 में। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, CJI, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये थे हमारे आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।